Hello everyone, this is निर्मला बिष्ट and you are watching your favorite channel निर्मला फिजिक्स। तो बच्चों आज हम बात करेंगे वैद्युत आवेश एवं द्रव्यमान में अंतर। ठीक है बच्चों, उसके पश्चात हम पढ़ेंगे जो हमने कल वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण पढ़ा था, उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगी, वही करेंगे जब भी आपको एग्जाम में आता है वैद्युत आवेश व द्रव्यमान में अंतर, तो आप क्या करेंगे, जैसा आप करते आ रहे हैं बचपन से, वैद्युत आवेश और द्रव्यमान एक तरफ लिखा। ठीक है, अब देखिए सबको पता है वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनावेश और ऋणावेश। लेकिन द्रव्यमान आपने जब भी पढ़ा होगा तो हम उसमें पढ़ते हैं 5 किलो, ना कि -5 किलो। ठीक है, या 6 किलो होता है, 7 किलो, तो मीन्स धनात्मक होता है। द्रव्यमान का मान हमेशा क्या होता है बच्चों, धनात्मक होता है। और आवेश को हमने कल पढ़ा था, परिमाण क्या होता था उसका, हमारा आवेश हो सकता है -5 कूलाम भी हो सकता है। ये पूरा परिमाण में हम गिना चाहता है। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि माइनस जो आवेश है हमारा, माइनस जो हमारा साइन लगा है, चिन्ह जो लगा है, ये हमारी किसी दिशा को प्रकट कर रहा नहीं, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है बच्चों, तो देखिए किसी वस्तु पर आवेश धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। किसी वस्तु पर हमारा, अगर कोई वस्तु उदासीन है तो उस पर आवेश कैसा होगा बच्चों, शून्य होगा। ठीक है, किंतु यहाँ पे आप लिखेंगे, मैंने शॉर्ट किया है बच्चों, आप लोग अपने अपने तरीके से लैंग्वेज बनाएंगे। किसी वस्तु पर द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है। ठीक है, ठीक। अब देखेंगे दूसरी चीज क्या बोला, दूसरी लाइन, आवेश क्या होता है बच्चों, क्वांटीकृत होता है। जैसे कि हमने कल बताया था, किसी वस्तु पर 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 4। ठीक है, मतलब 4, 5, 6 ऐसे ही संख्या जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो पूर्ण संख्या के रूप में होंगी, इसलिए जो उसका आवेश होगा वो पूर्ण संख्या गुणज होगा, यानी ई के बराबर होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ई के आवेश का एन क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, पूर्ण संख्या होगी। कभी भी भिन्नात्मक या दशमलव वाली संख्या नहीं लेंगे। तो ये क्वांटमीकृत होता है, लेकिन जो हमारा द्रव्यमान है वो क्वांटमीकृत नहीं होगा। ठीक है, वो कैसा होता है बच्चों, सतत होता है। ये असतत होता है, सतत नहीं होता है, विविक्त पैकेटों के रूप में होता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं ये तीसरा और ये चौथा, ये दो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, यह सदैव संरक्षित रहता है। कल हमने आवेश संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि आवेश सदैव संरक्षित रहता है। यह एक सार्वत्रिक नियम है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी अभी तक अपवाद उत्पन्न नहीं हुआ है। दूसरी चीज़, ये हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम बच्चों हम पढ़ते थे। ठीक है, हम कहते थे द्रव्यमान जो होता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, किंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप मतलब द्रव्यमान। देखो बच्चों, अगर हम बात करें केवल द्रव्यमान की, 5 किलो है, तो किसी वस्तु का अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो 5 kg की है। ठीक है, कुछ समय बाद वो हमारी क्या होगी बच्चों, गतिमान होगी। हमने उसको, बॉल है हमारे पास 5 किलो की, हमने उसको क्या कर दिया, गति दे दी, थोड़ी सी वेग दे दिया बाहर से। अब क्या होगा बच्चों, आपको ऐसा नहीं होगा कि वो 10 kg हो जाए। हाँ, थोड़ा सा बच्चों द्रव्यमान में हल्का सा बदलाव आ जाता है, 5.02 या 5.3, ऐसा कुछ हमारा बदलाव आता है। कैसे आता है मैं आपको बताऊंगी। पहले हम बात कर लेते हैं, द्रव्यमान को हम ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। तो बच्चों वो ऊर्जा है, ठीक है वो द्रव्यमान का ही रूप, लेकिन वो ऊर्जा में परिवर्तित हो गई है। सदैव संरक्षित नहीं रहता, द्रव्यमान सदैव संरक्षित नहीं रहता। जब वस्तु विराम अवस्था में हो या अत्यंत कम वेग से गतिमान हो, तभी हमारा वेग, तभी क्या होता है, सदैव संरक्षित नहीं रहता। जब वस्तु, ऐसा करने के बाद जब वस्तु विराम अवस्था में हो या अत्यंत कम वेग से गतिमान हो, तब ही क्या होता है, संरक्षित रहते हैं। जब वस्तु कम वेग से गतिमान हो बच्चों, तभी हमारा संरक्षित रहता है। कैसे होता है मैं भी आपको चौथे पॉइंट में आपको पता लगेगा, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, देखो बच्चों, ये अर्थात आप पे पढ़ते हैं, इस अर्थात को अगर आप शॉर्ट लिखना चाहते, देखो आपको एग्जाम में हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, आप अर्थात लिखो, या ये आई, इसका मतलब होता है दैट इज। ठीक है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम में हम इंग्लिश का कुछ वर्ड यूज़ करें तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, देखिए अर्थात, दैट इज, आई ई मतलब अर्थात, E = mc²। देखो द्रव्यमान लगातार किसमें बदलता है, ऊर्जा में परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, संरक्षित नहीं होता। अब विराम अवस्था में क्यों नहीं होता वो मैं आपको बताती हूँ अभी। ठीक है, ये क्या होता है, द्रव्यमान में लगातार ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। कौन, द्रव्यमान। हाँ, सदैव नहीं रहता, केवल कब रहेगा बच्चों, जब विराम अवस्था में होगा। इज इट क्लियर। देखो
चौथा पढ़ते हैं, यहाँ चाल पर निर्भर नहीं करता। कौन? आवेश। आवेश हमारा चाल पर निर्भर नहीं करता, जबकि यह चाल बढ़ने पर बढ़ता है। अब कैसे बढ़ता है मैं आपको समझाती हूँ। इसको पहले आप जल्दी से पहले नोट करेंगे, फिर फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर। m इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जल्दी से नोट करेंगे बच्चों। बच्चों मैंने कहा था यहाँ चाल बढ़ने पर बढ़ता है, किस फॉर्मूले से वो लिखाया था मैंने, लिखना आधा दिख रहा है शायद, तो ये है फॉर्मूला। m इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सामने इसके मैं टर्म्स लिख देती हूँ, क्या क्या है इनका नाम। m क्या है बच्चों? हमारा द्रव्यमान। इसका वस्तु का जो द्रव्यमान है, ठीक है। m नॉट क्या है बच्चों? ये आपके थोड़ा नया हो सकता है, इसका जो डेरिवेशन है बच्चों वो आप पढ़ेंगे जब बीएससी थर्ड ईयर में आएंगे, बीएससी के फाइनल, बीएससी फाइनल में, ठीक है। या आप बीएससी में पढ़ सकते हैं, बीएससी सेकेंड ईयर। m नॉट इक्वल टू हमारा इसका है बच्चों विराम द्रव्यमान। विराम द्रव्यमान, रेस्ट मास बोलते हैं जिसे, ठीक है। v है हमारा वस्तु का वेग, वस्तु का वेग मीटर पर सेकंड में। c क्या है बच्चों? सबको पता है, ये है हमारी प्रकाश की चाल। कितनी होती है सब पता है सबको, फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब बच्चों मैं समझाती हूँ आपको होता क्या है। सपोज ये है हमारा द्रव्यमान, ये द्रव्यमान हमारा जब विराम अवस्था में हो, मतलब वेग जब शून्य हो तब भी, उसमें भी बोल सकते हैं वेग बढ़ने पर कैसे बदलता है, हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। m नॉट क्या है बच्चों? ये विराम द्रव्यमान। जब वस्तु क्या हो? रुकी हुई हो, मैं अभी रुकी हूँ, तो मेरा जो द्रव्यमान है वो m नॉट में माना जाएगा। जो मेरा m होगा वही मेरा m नॉट होगा। अब क्यों होगा देखिए, तब तक ये कैसे बदलेगा देख रहे हैं बच्चों। सपोज विराम की अवस्था की बात करते हैं, विराम में, विराम अवस्था समझ जाइए आप। विराम अवस्था में बच्चों हम कोई गति नहीं कर रहे हैं, तो हमारा वेग क्या है बच्चों? शून्य हो या फिर बहुत कम हो, हल्का हल्का में चल रही हूँ, ठीक है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब शून्य होगा तो यहाँ पर आप फॉर्मूले में रख के देखिए, m इक्वल टू आ जाएगा आपका m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी की जगह आपने रखा शून्य, नीचे आप किससे डिवाइड, दो ना दो बातें की है, m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस शून्य, 1 माइनस शून्य मतलब 1, रूट 1 का वैल्यू होती है 1 एंड m इक्वल टू आ गया बच्चों आपके पास m नॉट। इसका मतलब ये जो जिस द्रव्यमान की हम बात कर रहे हैं वस्तु की, वो क्या हो रहा है, जब v हमारा 0 है, मतलब वेग हमारा क्या है? शून्य है, तब हमारा द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। जो पहले था वही बाद में भी है, ये पहले का है, ठीक है। अब बात करते हैं कि वेग जब बढ़ता है, धीरे धीरे वेग बढ़ता है, तब क्या होता है। ये तो बात तभी बच्चों 0 की, ठीक है। आप डायरेक्ट लिख देते हैं, पहला केस हो गया हमारा, जब v इक्वल टू 0 है तब m इक्वल टू कितना है बच्चों? हमारा m नॉट आ गया। इस केस को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट केस मैं आपको बताती हूँ बच्चों, देखो अगर v इक्वल टू हमारा 1 हो जाए, क्या हो जाए बच्चों? v इक्वल टू हमारा 1 हो जाए। अभी तो मैं केस समझा रही हूँ आपको, अभी मैं शॉर्ट में बताऊंगी आपको। v इक्वल टू 1 हो जाए तो m इक्वल टू क्या हो गया? m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस v की जगह आपका आ जाएगा बच्चों 1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी रूट 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। फिर देखना आगे, पता नहीं चल रहा है अभी भी। v इक्वल टू 2 हो जाएगा, m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस 2 स्क्वायर मतलब 4, ये हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा v इक्वल टू 3 ले लेते हैं, m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस 9 अपॉन सी स्क्वायर। देखिएगा बच्चों ध्यान से, आप एक चीज देख रहे हैं, इस क्वांटिटी की बात करते हैं, ये वाली, ये इसमें ये, इसमें ये अंतर करोगे आप लोग बच्चों। ये है हमारा 1 स्क्वायर 1 अपॉन सी स्क्वायर, ये हमारा 4 अपॉन सी स्क्वायर, ये हो गया 9 अपॉन सी स्क्वायर। इनमें से सबसे बड़ी क्वांटिटी कौन है? मतलब देखो जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मीन्स हर जो है हमारा एक समान है, जब हमारा हर एक जैसा होता है, और अंश क्या होता है? बढ़ रहा है, उनमें चेंज आ रहा है, तो कौन सी क्वांटिटी सबसे बड़ी होती है? देखो 9 को हमने इतने भागों में बांटना है, सी स्क्वायर जितने भी आ गए
5 है, मान लें 5 5 5 5 भागों में बांटना है, तब हमको ज़्यादा मिलेगा, या 4 जनों में 5, सपोज कर लीजिए बच्चों आप 5 है, सपोज सी स्क्वायर, क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी से हम करेंगे तो बहुत हो जाएगा। 5 देखिए सेम लेंगे, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। अब 9 को 5 से भाग दीजिए, मतलब 9 को आपने 5 हिस्सों में बांटना है बच्चों। हमारे पास एक पूरा टुकड़ा है 9 किलो का है, उसको 5 हिस्सों में बांटना है, तब हमारे पास प्रत्येक के पास ज़्यादा हिस्सा बचेगा। या 4 जनों में 4 किलो को 5 जनों में बांटना, तब ज़्यादा बचेगा। ठीक है, तो साफ दिख रहा है बच्चों, यहाँ डिवाइड भी देके देखेंगे तो ये सबसे बड़ी क्वांटिटी है, ये सबसे बड़ी क्वांटिटी, सबसे छोटी क्वांटिटी ये हो गई। ठीक है, मतलब जैसे जैसे वेग बढ़ रहा है तो ये वाली क्वांटिटी से मतलब है हमारा क्या, v² इस क्वांटिटी का मान हमारा बढ़ रहा है। कब? जब हमारा वेग बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारा वेग बढ़ रहा है इस क्वांटिटी का मान बढ़ रहा है। अब देखिए 1 में से जितना ज़्यादा माइनस करोगे कहाँ पे कम बचेगा बताइए बच्चों। इसमें से ज़्यादा एक में से हमने ज़्यादा घटाया, सबसे कम बचेगा ये वाली क्वांटिटी। एक में से थोड़ा सा कम घटाया तो उससे थोड़ा कम हो जाएगा हमारा, ये सबसे कम है कि कम बचेगा नीचे। ठीक है, अब देखिए ये वाली क्वांटिटी की बात कर रहे हैं बच्चों हम, ये पूरे रूट 1 - v² की। ठीक है, सबसे कम बचेगा कौन बच्चों? सबसे कम ये वाला हो, क्योंकि हमने एक में सबसे बड़ी क्वांटिटी, सबसे ज़्यादा हिस्सा हमने क्या करा है, घटा रखा है। अब ये कम हो जाता है, सबको पता है, व्युत्क्रमानुपाती का साइन दिख रहा है आपको यहाँ से, ये √1 - v² के व्युत्क्रमानुपाती। ये क्वांटिटी जितनी बड़ी होगी ये उतना छोटा होगा, ये जितना छोटा होगा ये उतना बड़ा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आएगी तो भैया पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वांटिटी सबसे छोटी, तो ये द्रव्यमान सबसे ज़्यादा, और ये क्वांटिटी सबसे छोटी क्यों थी? क्योंकि वेग सबसे ज़्यादा था। अर्थात वेग जैसे जैसे वेग हमारा बढ़ रहा है तो क्या बढ़ जा रहा है बच्चों, जो उसका गतिक द्रव्यमान है वो भी हमारा बढ़ जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया बात? ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे आप लोग, समझने के लिए है ये, कीजिए आप। या आप सिंपली आप बोल सकते हैं कि वेग जितना ज़्यादा होगा बच्चों तो ये क्वांटिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, और जितनी ज़्यादा संख्या हमारे पास यहाँ पर आएगी तो एक में से हमें ज़्यादा घटाना पड़ेगा, और ज़्यादा घटाएंगे, एक में से ज़्यादा घटा दिया तो कम बचेगा, कम घटाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा बचेगा। भाई तुम्हें 20 में से तुम्हारे पास 2 रुपये लिए तो तुम्हारे पास 18 बचेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा ले लिए 4-5 रुपये ले लिए तो आपके पास केवल 15 बचेंगे। तो ये क्वांटिटी घट जाएगी और ये द्रव्यमान हमारा बढ़ जाएगा। तो वेग बढ़ने से द्रव्यमान बढ़ रहा है। इज इट क्लियर? ठीक, और देखा आपने जब विराम अवस्था में थे तब हमारा द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं था, इसलिए मैंने जो थर्ड वाला वो हमने अंतर लिखा था वो था हमारा। ठीक है, ठीक है, एक अंतर और कर लेते हैं, या समझ लीजिए आप उसे। देखिए बच्चों, कहीं भी आपने आवेश को, मैंने अभी कहीं बात नहीं की कि आवेश हमारा जड़त्व का काम कर रहा है। ठीक है, किसी भी वस्तु के लिए ये आवेश जड़त्व का काम कर रहा नहीं, लेकिन आपने सब ने पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा था, क्लास 11th में भी पढ़ा है। ठीक है, क्या कि जो हमारा द्रव्यमान होता है बच्चों, ये क्या होता है, जड़त्व का कार्य करता है। जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतना ज़्यादा क्या होता है बच्चों, उसमें उसका जड़त्व मतलब जड़, मतलब किसी बाह्य बल का विरोध करना, अपने में होने वाले परिवर्तन का विरोध करना। ठीक है, जैसे कि आप हैं, अगर आपको कहा जाए पढ़ाई कीजिए तो आप उस चीज़ को अपोज करेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, और जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको कहा जाए कि पढ़ मत, तो वो उसका अपोज करेगा। तो ये सबके अंदर टेंडेंसी है कि हम अपने में होने वाले परिवर्तन का विरोध करते हैं, और यही गुण हमारा क्या होता है बच्चों, जड़त्व होता है। ठीक है बच्चों, तो हम एक न्यूमेरिकल करते हैं जो हमने कल क्वांटमीकरण से रिलेटेड किया था। ठीक है, मैं क्वेश्चन बता देती हूँ। लिखेंगे एक वस्तु पर 1 कूलाम एक वस्तु पर एक कूलाम का ऋणावेश है, उस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। ठीक है बच्चों, बहुत छोटा सा बच्चों जैसा है, इतने बुद्धू भी नहीं है आप लोग कि आप इसको कर ना पाए। कर ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। चलो बता ही देते हैं। देखिए एक वस्तु है हमारे पास, उसमें कितना आवेश है, 1 कूलाम। उसका आवेश का मतलब है उसका आवेश Q, डिनोट करेंगे आप इससे Q से। उस पर कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब उस पर जो आवेश है, ऋण आवेश है होने का मतलब बच्चों सबको पता है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तो ऋणावेश होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो क्या होगा बच्चों, धनात्वेश होता है। तो ऋणावेश होने का मतलब इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। कितने अधिक है, 10 है, 12 है, 13 है,
कहाँ से, मतलब जो इलेक्ट्रॉन बाहर से दिए गए हैं वो कितने हैं, मतलब हमें n का मान ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, बिल्कुल क्वांटमीकरण वाला लगाना है, समझ गए आप लोग। सबको पता है आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत से Q इक्वल टू हमारा NE होता है। ठीक है, प्लस माइनस NE होता है, लेकिन यहाँ पर ऋणावेश है बच्चों, ऋणावेश के कारण हम क्या लेंगे इसको, ये हमारा केवल माइनस वाला लेंगे। बस आपको संख्या याद करनी है, संख्या हमारी प्लस माइनस में नहीं होती। ठीक है, E इक्वल टू कितना होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, प्रोटॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, चलो आपका भ्रम दूर कर लेते हैं, प्लस माइनस लेते हैं तो हम ऋणावेश लेंगे, क्योंकि ये है हमारा माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, ये वाले आवेश को हमने माइनस में लिया है, तो यहाँ पर भी 1 लेंगे या नहीं भी लेंगे, आप दोनों में नहीं लेना। फिर माइनस से माइनस आपको पता है, आपको n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस हमारा कैंसिल, सबको पता है 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो ये है हमारा क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप निकाल लेंगे ऐसे, आंसर आएगा हमारा, कैलकुलेशन करेंगे बच्चों खुद, -18 +18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, मतलब उसमें जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से ऋणावेश आया है वो इतने हैं। ठीक है, कीजिए इसे जल्दी से, दैट इज आंसर, अपने आंसर को हाईलाइट कीजिए। अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नोट करेंगे बच्चों, 250 ml आयतन वाले जल भरे प्याले में धन व ऋणावेश ज्ञात करो। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपने कल को कर लिया है, ध्यान से देखिए। ठीक है, मैं समझाती हूँ कहाँ से कर लिया आपने। कल हमने 200 ग्राम जल में धन व ऋणावेश ज्ञात करना था, बट यहाँ पर हमें आयतन दिया है, वहाँ हमें द्रव्यमान दिया था। तो कोई नहीं, हम इस आयतन को द्रव्यमान में बदल सकते हैं। सबको आता है क्या, कि जो घनत्व बराबर, सबसे पहली बात करते हैं बच्चों, घनत्व बराबर, घनत्व को रो से किया, रो इक्वल टू द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है। आयतन हमको दिया है, कितना दे रखा है, पहले से करते लोग। आयतन है हमारे पास 250 ml। वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, किताबें झूठ बोलती है, हम कुछ नहीं जानते। देखिए बच्चों, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml होता है। ठीक है, तो 250 ml कितना होगा, 250 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा यूनिट में नहीं बदलोगे कोई बात नहीं, चल जाएगा। ठीक है, आयतन हमारा इतना है, द्रव्यमान हमको निकालना है। पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, ये तो आयतन जल का वो है। ठीक है, तो जल का घनत्व कितना होता है बच्चों, आपको पता है जल का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये होता है ऐसा, क्योंकि देखो यहाँ पे सेंटीमीटर लिया, तो बच्चों इसको भी हम CGS यूनिट में लेंगे। CGS मतलब ग्राम नहीं, सेंटीमीटर, लंबाई सेंटीमीटर में होनी चाहिए, द्रव्यमान ग्राम में और टाइम सेकंड में। ठीक है, इतना किया हमने। अब हमको चाहिए बच्चों मास चाहिए, सिंस घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन, ऐसा होता है, हमें द्रव्यमान चाहिए तो द्रव्यमान बराबर घनत्व गुना आयतन, एंड दिस इज 250 इंटू 1 ग्राम 1 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बच्चों 250 ग्राम आएगा। ठीक है, इतना करने के बाद ये आ गया। अब सब कुछ देखो बच्चों, अब हम ऐसा बोल सकते हैं 250 ml आयतन बोलिए, 250 ग्राम वाले जल भरे प्याले में ज्ञात करना है हमने, क्या ऋणावेश और धनावेश ज्ञात करना है। तो मैं आपको समझा देती हूँ, फिर से बता देते हैं, जो बच्चे हमारे नए हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरी पहले की लेक्चर देखें, लेक्चर 2, दिस इज अवर 3rd लेक्चर। इतना कर लिया, अब देखो बच्चों, अब हमारा गेम शुरू होता है यहाँ से। द्रव्यमान है हमारे पास 250 ग्राम, 1 मोल जल की बात करते हैं, 1 मोल जल की, चूंकि क्या होता है 1 मोल जल मतलब H2O में अणुओं की संख्या, H2O के अणुओं की संख्या कितनी होती है, एवोगैड्रो संख्या के बराबर। एवोगैड्रो संख्या मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 H2O के अणु, H2O अणु लिख दोगे आप। ठीक है, इतना हुआ। 1 मोल बोलिए बच्चों, या 18 ग्राम
जल में अणुओं की संख्या, ये 1 मोल जो हमारा अणु H2O का अणु है उसमें कितने हैं, कितने ग्राम होते हैं, H2O के 18 ग्राम होते हैं। ये आप एक बार बच्चों मेरा सेकंड लेक्चर देखेंगे, लास्ट में मैंने न्यूमेरिकल करा रखा है, उसको बात वही है। तो इतने ही कह सकते हैं, ग्राम के टर्म्स में बोल सकते हैं। तो 1 ग्राम में कितने आएंगे, 18 ग्राम में बच्चों इतने, 18 टॉफी इतने रुपए की, तो 1 टॉफी हमारी 1 ग्राम में कितने आ जाएंगे, Na अपॉन हमारा 18 आ जाएगा, इतने H2O के अणु, इतने अणु आएंगे बच्चों। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे एक वैल्यू रख के आप सॉल्व करेंगे। 1 ग्राम में आ गया, हमें कितने ग्राम में चाहिए बच्चों, 250 ग्राम में चाहिए, क्योंकि एक टॉफी की कीमत पता हो तो हम हजारों टॉफी की निकाल सकते हैं। तो 250 टॉफी कितनी की आएगी, कितने अणु, एक टॉफी 2 रुपए की, तो 12 टॉफी, 12 गुणा 2 24 रुपए की होती है। तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 250 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे, इतने H2O के अणु आएंगे। बच्चों अणुओं की संख्या निकल चुकी है, ठीक है, टेंशन मत लेना। अब देखिए, हमें पता है जो H2O का एक अणु होता है बच्चों, ऐसे दिख रहा है नीचे, कहाँ से दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। देखो H2O के एक अणु में इलेक्ट्रॉन कितने होता है, प्रोटॉन कितने होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी बच्चों, कितनी होती है, देखो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन 2, 8 प्लस 2 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 10 ही प्रोटॉन भी होंगे बच्चों। परमाणु क्रमांक कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन या 10 प्रोटॉन। एक में इतने हैं तो इतने में कितने होंगे, एक टॉफी इतने रुपए की है तो इतनी टॉफी कितने की होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे आप 10 से। H2O के कितने, इतने अणु बोलिए बच्चों, या 250 ग्राम बोलो या 250 ml में इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या, Ne भी लिख लो या Np भी लिख लो, 10 से गुणा हो जाएगी हमारी यहाँ पे Na अपॉन 18 इंटू 250 से। आप यहाँ पे एवोगैड्रो संख्या के क्या करना है, आपने मान रख देना है। देखेंगे बच्चों 10 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, 18 इंटू 250, इसे नोट कीजिए जल्दी से और आंसर निकाल के मुझे दिखाएंगे आप। ये 18 है बच्चों, दिख रहा है, ठीक है, इसका आंसर लिख लो, जल्दी से नोट करो, पॉज कीजिए और नोट कीजिए। ये जो बात समझ में नहीं थी वो तो मुझे आप कमेंट में बताइए जल्दी से, मैं आपको समझाऊंगी कल की बात। तो आपका आंसर है बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर जल्दी से नोट करेंगे। देखो बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या, आप उसे नोट, आप उसको सॉल्व करने के बाद, मैं आपको बता दूँ, उसको सॉल्व करने के बाद हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों, धनावेश और ऋणावेश। मेन हमारा धनावेश और ऋणावेश, आप इसे पूरा नहीं भी सॉल्व करेंगे चल जाएगा, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, चूँकि अब उसके बाद जो क्वांटिटी हमारी क्या आई थी, Np इक्वल टू Np 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 18 इंटू 250 इंटू 10 कितना था आपका, ठीक है। ये हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी। अब हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों, हमें आवेश की संख्या ज्ञात करनी है, ऋणावेश या धनावेश, आवेश। एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बच्चों, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। तो इतने प्रोटॉनों पर कितना हुआ, इतने इलेक्ट्रॉनों पर कितना हुआ, इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे आप 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 18 250 इंटू 10 और इसको आप सॉल्व कर देंगे। 2 8 जा 16, 2 9 जा 9 जा 18, 2 8 जा 16। आगे आप सॉल्व करें, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आ रहा है, मैं आपको लिखा देती हूँ इसका आंसर 1.34 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलाम। ये ऋणावेश भी इतना ही होगा, धनावेश भी इतना होगा, ठीक है। दैट इज आवर आंसर।
करिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा है तो आप इसको आगे सॉल्व करके एक आंसर निकालेंगे। ठीक है, जल्दी कीजिए। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, नोट करेंगे बच्चों। पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ने पर यह पाया जाता है कि उस पर ऋणावेश इतना है। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। यह भी बताओ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किस पदार्थ से किस में हुआ है। ठीक है, क्या द्रव्यमान का स्थानांतरण हुआ है। देखो बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को नहीं किया तो भी आप लूजर्स हैं। ठीक है, और अगर कर लिया तो आप इतने बड़े वो भी नहीं हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको मैं बता देती हूँ आपको, हल्का सा मैं आपको बोलूँगी और आंसर आप लोग खुद निकालेंगे इसका और मुझे कमेंट में बताएंगे। और देखो बच्चों, जो न्यूमेरिकल्स आप बुक से पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे जो मैं आपको यहाँ पे नहीं करा रही हूँ, तो आप उसको लिखकर मुझे कमेंट में सेंड कीजिए, तो उसकी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के भेजूँगी आपको। ठीक है, देखिए पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ा। दिस इज पॉलीथीन का टुकड़ा एंड दिस इज ऊन। इसको मैंने रगड़ा तो क्या कहा उसने, उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो गया। जैसे यह पाया गया कि ऊन पर, हाँ बच्चों ऊन पर सॉरी उस पर क्या हुआ है बच्चों। एक मिनट, क्वेश्चन को पढ़ लेते दोबारा। उस पर ऋणावेश हो गया। किस पर, पॉलीथीन के टुकड़े, ये पॉलीथीन के टुकड़े पर, उस जिसकी बात हुई है पहले, उस पर, उसके लिए अर्थ है, उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो गया। इसका मतलब क्या है बच्चों, पॉलीथीन का जो पहला क्वेश्चन करते हैं, अगर आंसर की बात करें, जो हमारा पहला है वो कह रहा है कि आवेश किस पर, पॉलीथीन पर जो आवेश है बच्चों, ऋणावेश है 3 × 10⁻⁻⁷ कूलम, इतना आवेश है। ठीक है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं, कहाँ से, ऊन से पॉलीथीन में हुए हैं। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे छुपा है, इसी में छुपा है माइनस में। यह भी बताओ कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किस पदार्थ से किस में हुआ है। कहाँ से हुआ है बच्चों, ऊन से पॉलीथीन में हुआ है। क्यों, क्योंकि पॉलीथीन में ऋणावेश आया, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते हैं वहाँ पे ऋणावेश उत्पन्न होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कितने इलेक्ट्रॉन हमारे स्थानांतरित हुए हैं, n = नाउ आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत से हमने पढ़ा है प्लस माइनस, लेकिन स्थानांतरित कहाँ हुआ है। ठीक है, आप नहीं भी लगाएंगे इसको, कोई बात नहीं, हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है स्थानांतरित। ई क्यू है हमारे पास 3 × मैग्नीट्यूड लेंगे, केवल परिमाण लेंगे आप, एंड 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। चलो मैं ही बता देती हूँ, अपना आंसर निकाल के चेक करेंगे। n = आ जाएगा बच्चों आपका 3 × 10⁻⁷, इसके भाग में ले जाएंगे आप इसे 1.6 × 10⁻⁻19 = 1.87 × 10⁻12। इतने इलेक्ट्रॉन हमारे स्थानांतरित हुए हैं, इतने। ठीक है, और एक चीज लाइन में चिपका देंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा तो बताना भी है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण लिखेंगे आप नीचे से, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े में हुआ है, क्योंकि पॉलीथीन पर ऋणावेश है। ठीक है, इसे करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या द्रव्यमान का स्थानांतरण हुआ है, अगर हुआ है तो कितना हुआ है। देखो बच्चों, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जो द्रव्यमान का हमारा इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 × 10⁻31 kg, इतना हमारा क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। मतलब इसका कुछ निश्चित द्रव्यमान है। तो जब इलेक्ट्रॉन गए हैं तो क्या अपना द्रव्यमान कहीं छोड़ के जाएंगे, तो अपना द्रव्यमान लेकर जाएंगे। तो हाँ, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है। कितना हुआ है पहले लिखेंगे, चूंकि इलेक्ट्रॉनों का एक निश्चित द्रव्यमान होता है, लिखते भी जाएं, अर्थात द्रव्यमानों का स्थानांतरण हुआ है। अब देखिए बच्चों कितना हुआ है। अगर ये यहाँ पे पूछा नहीं है, लेकिन आप पूछेंगे तो आपको सब आना चाहिए। देखो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना, कितने इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान हुए थे, स्थानांतरित हुए थे बच्चों। n = कितना है 1.875 × 10⁻12, इतना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना, तो इतने का कितना
स्थानांतरित द्रव्यमान को आप डेल्टा एम से दर्शा सकते हैं। डेल्टा एम देखो एन इंटू एम, एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा इलेक्ट्रॉनों का एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 9.1 माइनस 31 kg में आंसर आएगा आपका। लास्ट में आएगा आपका 1.9 इंटू 10⁻18 किग्रा। कितना kg? 1.9 इंटू 10⁻18 kg ये हमारा स्थानांतरित द्रव्यमान है बच्चों। तो जल्दी से कीजिए। अब बाकी न्यूमेरिकल जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो मुझसे पूछ लेंगे। हर टाइप के न्यूमेरिकल मैंने करा दिया आपको। अब बात करते हैं बच्चों कूलाम के नियम की। तो मुझे लगता है वीडियो लंबी बन जाएगी, इसको मैं अपलोड करके आपको फिर कराऊंगी उसे। थैंक यू सो मच बच्चों।